हेलो दोस्तों। आज से थर्मोडायनेमिक्स से कुछ लेक्चर स्टार्ट करना है। और ये थर्मोडायनेमिक्स के बारे में एक्चुअली आपको पता है कि अभी कोरोना वायरस की वजह से क्लासेस सस्पेंड हो गई हैं। तो इसलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना ऑनलाइन वीडियोस आपको आप तक पहुंचाई जाए। तो इसलिए ये फर्स्ट वीडियो जो है मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक कॉन्सेप्ट। मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख रखा है थर्मोडायनेमिक्स की हिस्ट्री एटिमोलॉजी, उसके एप्लीकेशन और सिग्निफिकेंस क्या है इस सब्जेक्ट के। इंट्रोडक्शन पार्ट थोड़ा सा देखेंगे, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, और फिर लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स का, ये आपको पता है। तो सबसे पहले चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ इस थर्मोडायनेमिक्स की एटिमोलॉजी क्या है, थर्मोडायनेमिक्स का वर्ड डिराइव कहाँ से हुआ है। तो जैसा आपको पता है कि थर्मोडायनेमिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, मैंने बोर्ड पर ऑलरेडी लिख रखा है, थर्मो प्लस डायनेमिक। ये थर्मो और डायनेमिक दोनों वर्ड ग्रीक वर्ड हैं। थर्मो स्टैंड फॉर हीट, डायनेमिक मीन्स पावर। तो ये एक थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसी साइंस है जो हीट और पावर को डील करती है। तो ये ग्रीक वर्ड से बनी है। चलिए हम आप हिस्ट्री में आते हैं, बहुत शॉर्ट में चलते हैं हिस्ट्री। देखिए, एक तो थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एंशियंट वर्ड से, एंशियंट टाइम से, क्योंकि आपको पता है कि एंशियंट वर्ड से हमारे पास फ्यूल है इसलिए हीट है। तो उस टाइम जो हीट थी हम उसे यूटिलाइज करते थे, बट ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं था, और उस हीट को हम पावर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि आपको पता है कि हीट और पावर में दोनों का ग्रेडिंग अलग है, ये लो ग्रेड एनर्जी है और ये हाई ग्रेड एनर्जी है। तो अब आपको पता है कि लो ग्रेड से हाई ग्रेड में जाने के लिए आपको थर्मोडायनेमिक्स का सहारा लेना पड़ता है। तो उस टाइम थर्मोडायनेमिक्स नहीं थी, इसलिए हीट का कन्वर्जन पावर में उस टाइम नहीं था, तो सिर्फ हीट का यूटिलाइजेशन था। तो उसके बाद चलिए हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है, लेकिन मैं आपको स्टार्ट करूंगा जिस टाइम रॉबर्ट बॉयल ने ये बताया था कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। उस टाइम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट बॉयल ने ये बताया प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम इंटरलिंक्ड है। जैसा आपको पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन में प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन होता है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी और पीवी इज इक्वल टू एमआरटी, दो इक्वेशन है जिसमें एक कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है और एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो वो इक्वेशन के बारे में डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद 1658 के बाद ये बहुत सारा काम हुआ, लेकिन उसमें कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं था। और 17th सेंचुरी में भी कुछ काम हुआ, बट उसका कुछ खास सिग्निफिकेंस नहीं है, इसलिए मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 18th सेंचुरी जो थर्मोडायनेमिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंचुरी है। उस पूरी सेंचुरी में बहुत सारा कुछ डेवलपमेंट हुआ जो मैं यहाँ पूरा लिख रखा हूँ ईयर वाइज। तो इस सबसे पहले जो डेवलपमेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट ईयर माना जाता है, वो 1824, जब फ्रेंच इंजीनियर सैडी कार्नोट जिन्होंने एक बुक लिखी थी। उस बुक का जो नाम है रिफ्लेक्शन ऑन द मोटिव पावर ऑफ फायर, जो कि थर्मोडायनेमिक वर्ल्ड की पहली बुक मानी गई। और उस बुक के बेसिस पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आगे डेवलप किए गए। और आपको ये भी बताया कि कैनॉट के नाम से एक साइकिल भी है जिसे हम रेफरेंस और आइडियल साइकिल मानते हैं। तो उस 1824 के बाद बहुत सारे काम हुए। जैसे आपको जूल का एक एक्सपेरिमेंट बताया जिसको 1844 में हुआ था, जिसमें उन्होंने एक पुली और वेट का मैकेनिज्म लिया था, स्टरर लिया था। तो वो एक्सपेरिमेंट बहुत ही फेमस है, और उस एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे हमें ये पता चला था कि एनर्जी कंजर्व है। तो 1850 में फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो आपको पता है कि रुडोल्फ क्लासियस और विलियम रैंकाइन ने दिया था। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिसमें दो स्टेटमेंट आपको पता है, जो दो साइंटिस्ट हैं, एक लॉर्ड केल्विन जिसे हम विलियम थॉमसन के नाम से जानते हैं, और रुडोल्फ क्लासियस, इन दोनों का बहुत बड़ा और इसमें कंट्रीब्यूशन है। और ये फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स 1850 में आ गया था। 1859 में विलियम रैंकाइन ने एक रैंकाइन साइकिल प्रपोज की थी, जो कि कैनॉट साइकिल के बाद फर्स्ट रैंकाइन साइकिल जो है फर्स्ट साइकिल है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल साइकिल मानी गई। उसके बाद 1865 में एक बहुत मिस्टीरियस वर्ड, इससे पहले जो अभी तक नहीं था मार्केट में, वो आया एंट्रोपी, जिसे रुडोल्फ क्लासियस ने यहाँ से इन्वेंट किया था। और 1876 में नेक्स्ट साइकिल जो इन्वेंट हुई थी, जिसके बेसिस पे आपको पता है पेट्रोल इंजन चलता है, जो निकोलस ऑटो ने किया था, जिसका साइकिल का नाम उन्हीं के नाम से पड़ा, ऑटो साइकिल। उसके बाद 1892 में जो नेक्स्ट साइकिल आई, जो डीजल इंजन जिस पे चलता है, जिसे हम रुडोल्फ डीजल के नाम से जानते हैं, डीजल साइकिल के नाम से। उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर माना गया, जो 1906 में, जिसमें आपको पता है कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इन्वेंशन हुआ। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें इन्होंने ये कहा कि अभी तो एंट्रोपी की बात की थी
या सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी की बात आती है, लेकिन ये एंट्रोपी चेंज इन एंट्रोपी की बात करता है। लेकिन थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमें ये पता चला एब्सोल्यूट एंट्रोपी क्या होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये है वो है 1930, जिसमें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इन्वेंशन हुआ। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर के बारे में बात करता है, और आपको पता है कि टेम्परेचर बहुत बेसिक पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स और इसका, लेकिन सबसे लास्ट में इसका इन्वेंशन हुआ, इसीलिए इसे जीरोथ वर्ड दिया गया। चलिए इसके बाद हम आते हैं एप्लीकेशन और सिग्निफिकेंट पार्ट पे। थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन अब ये आपको पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन तो बहुत है थर्मोडायनेमिक्स का, हर सब्जेक्ट में एप्लीकेशन है, इररेस्पेक्टिव ऑफ डिपार्टमेंट, इररेस्पेक्टिव ऑफ फील्ड। चाहे आप इसमें बायोटेक्नोलॉजी में चले जाएं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में चले जाएं, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में चले जाएं, किसी भी इंजीनियरिंग में आप जाएंगे थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन है, क्योंकि हर जगह हीट है, और जहां हीट है हमें थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन नजर आता है। और ये सिग्निफिकेंट जो इसके लॉज हैं इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट, आपको पता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पे हमें हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, हीट पंप निकल के आया, जिसके बेसिस पे बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन के जो हमारे पास साधन अवेलेबल है वो सब इसी से निकल के आया है। तो और इंट्रोडक्शन तो बेसिकली आपको मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है जो थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, उस बारे में मैं ये बताना चाह रहा था कि जो थर्मोडायनेमिक्स है बेसिकली दो तरह की थर्मोडायनेमिक्स होती है, एक क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स और एक होती है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स को हम ऐसे भी कहते हैं कि जब हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे थर्मोडायनेमिक्स का डिस्कशन करते हैं देन इट इज नोन एज क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, और जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाते हैं, मॉलिक्यूलर कंडीशन की बात करते हैं, जब हम किसी भी सिस्टम के अंदर किसी मॉलिक्यूल की एनालिसिस करते हैं तो उसे हम कहते हैं कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे थर्मोडायनेमिक्स का डिस्कशन हो रहा है, उस थर्मोडायनेमिक्स को स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जैसा कि मैंने ये लिख दिया कि कौन सा लॉ सबसे पहले आया, तो फर्स्ट और सेकंड लॉ सबसे पहले आया है, देन 1906 में थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया, लास्ट में जो आया है 1930 में जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया है। इसके बारे में देखिए आज हमने कोई डिस्कशन कोई ज्यादा डिटेल में नहीं किया, सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन किया थर्मोडायनेमिक्स का, थर्मोडायनेमिक्स क्या है, कहाँ से आया है, कौन कौन सा काम इसमें, कौन कौन से इंपॉर्टेंट ईयर्स है, किस साइंटिस्ट का कितना कंट्रीब्यूशन रहा, और लॉस क्या है, कैसे आए, क्या सिग्निफिकेंस है। तो आज हमने यहाँ अपने लेक्चर्स को कंक्लूड किया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो लॉज हैं वो लॉज की डिटेल क्या है, उस लॉज की बेसिस में फर्दर जो कंट्रीब्यूशन रहा लोगों का और जो फर्दर एडवांसमेंट रहा थर्मोडायनेमिक्स का, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।